ठीक है। तो अभी एक सिलेबस अपना खत्म होने के ऊपर है। दो टॉपिक और बचे हैं इसके अंदर, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिंक्रोनस मशीन और इक्वल एरिया क्राइटेरियन और हंटिंग। तो हंटिंग अगर आज टाइम रहा तो हंटिंग भी मैं आज करवा दूंगा। तो ये थ्योरेटिकल है सारा सारा, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे कल भी अपन स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे थे, परसों भी अपन ने किया, कल स्विंग इक्वेशन में निकाली। तो स्टेबिलिटी का जो मीनिंग है ना सिंक्रोनस मशीन के अंदर, चाहे वो ऑल्टरनेटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो ऑल्टरनेटर के ऊपर रहेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो पावर जनरेशन हो रही है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो ऑल्टरनेटर से होती है पावर जनरेशन। और इसकी स्टेबिलिटी पूरे ग्रिड की सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर चलती हुई मशीन अगर अनस्टेबल हो जाती है और वो सर्किट से बाहर आ जाती है, तो जो उसका जो लोड है वो बाकी सारी मशीन्स के ऊपर आ जाएगा। बाकी मशीन्स ऑलरेडी यदि फुल लोड के ऊपर चल रही है तो वो भी सारी सारी फिर ओवरलोड हो जाएंगी। इस तरह से एक एक करके सारी मशीन ओवरलोड हो जाएगी, पूरा जनरेशन बंद हो जाएगा और पूरा जो ग्रिड है जिसके थ्रू एक बहुत बड़े एरिया को सप्लाई दे रहे हैं वो पूरा ग्रिड बंद हो जाएगा। तो पावर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए स्टेबिलिटी सिंक्रोनस मशीन की या हम ऑल्टरनेटर बोल लें कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशंस में मशीन की स्टेबिलिटी से तात्पर्य है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में इसका मतलब ऑल्टरनेटर आपका परफेक्टली चल रहा है। और स्टेबिलिटी से तात्पर्य यह है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑपरेट हो रही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑपरेट हो रही है इसका मतलब क्या है कि इनपुट और आउटपुट पावर के बीच में बैलेंस है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में मशीन की स्टेबिलिटी से तात्पर्य यह है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑपरेट हो रही है तथा स्लाइड डिस्टर्बेंसेज स्टेबल ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करें। दिस द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। आगे उसको डिफाइन करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ग्रिड के अंदर छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस आते हैं। यदि उन डिस्टर्बेंसेस से मशीन का ऑपरेशन प्रभावित नहीं होता है तो हम ये कहेंगे मोटर स्टेबिलिटी कंडीशन में चल रही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे मैंने भी आपको बताया, इक्विलिब्रियम कंडीशन से तात्पर्य यह है कि देयर इज अ परफेक्ट पावर बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउट। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या मीनिंग है इसका? इक्विलिब्रियम कंडीशन से तात्पर्य यह है कि इनपुट व आउटपुट पावर के मध्य परफेक्ट पावर बैलेंस है। देखिए ऑल्टरनेटर में इनपुट आएगा मैकेनिकल, आउटपुट आएगा इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बीच में परफेक्ट पावर बैलेंस होना चाहिए। उस स्थिति में स्लाइड डिस्टर्बेंस यदि हो रहे हैं तो भी मोटर यदि ऑपरेशन में चल रही है स्टेबली, तो हम ये कहेंगे मोटर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में चल रही है। तो स्टेबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? स्टेबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि सिंक्रोनस मशीन की वह टेंडेंसी जो कि इक्विलिब्रियम तथा सिंक्रोनिज्म को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस डेवलप करे, स्टेबिलिटी कहलाती है। इट मींस आपकी सिंक्रोनस मशीन चल रही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में चल रही है, सिंक्रोनिज्म में चल रही है। सिंक्रोनिज्म का मतलब यह है कि मशीन की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि देयर इज अ परफेक्ट पावर बैलेंस बिटवीन इनपुट मैकेनिकल पावर और आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर यदि ऑल्टरनेटर है। दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन और सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म का मतलब मशीन की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर के बीच में पावर बैलेंस होना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में पावर बैलेंस गड़बड़ होएगा तो मशीन की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मैकेनिकल इनपुट ज्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट कम हो रहा है, तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि इनपुट ज्यादा आ रहा है। मैकेनिकल इनपुट कम आ रहा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज्यादा आ रहा है, लोड ज्यादा है ऑल्टरनेटर के ऊपर, मोटर की ऑल्टरनेटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगी। तो दोनों चीजें जरूरी है। देयर इज अ परफेक्ट पावर बैलेंस बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर, एंड द मशीन स्पीड शुड बी सिंक्रोनस।
जिसको हम कहेंगे सिंक्रोनिज्म। नाउ स्टेबिलिटी लिमिट, वह पॉसिबल अधिकतम पावर फ्लो जिस पर मशीन स्टेबल ऑपरेट हो, स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है। स्टेबिलिटी लिमिट क्या है? जो मैक्सिमम पावर हम उसके ऊपर लोड या पावर फ्लो उसके ऊपर पॉसिबल है, जिस पर कि मशीन स्टेबली ऑपरेट होती रहे, उसको हम कहेंगे स्टेबिलिटी लिमिट। मतलब इस लिमिट तक तो पावर फ्लो उसमें होएगा, लोड उस पर डालेंगे जब तक तो मशीन स्टेबल रहेगी, उससे ज्यादा ही लोड डाल देंगे, मशीन अनस्टेबल हो जाएगी। अब ये जो स्टेबिलिटी लिमिट है ना, ये दो टाइप की स्टेबिलिटी। देखिए, ग्रिड के ऊपर जो भी जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर जो भी मशीन आपकी लगी हुई है, उसमें दो तरह के लोड वेरिएशन हो सकते हैं। एक तो यह है कि लोड धीरे धीरे हम ही इंक्रीज करें, हम ही डिक्रीज करें। हम मीन्स जो इंजीनियर सब स्टेशन पे बैठे हैं, जनरेटिंग स्टेशन पे बैठे हैं, वो ग्रेजुअली लोड इंक्रीज करे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे लोड डिक्रीज करे। दूसरा क्या है कि किसी भी कारण से, देखिए ये इतना बड़ा पावर सिस्टम का जो नेटवर्क है ना अपना, इसमें हम प्रयास ये करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी पावर सप्लाई बिना बाधा के चलती रहे। लेकिन 100% कोई सिस्टम सिक्योर नहीं है। कहीं पे भी किसी भी कारण से कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई फेलियर हो जाए किसी सिस्टम का, तो फॉल्ट आ सकता है। फॉल्ट आ गया तो सडनली एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा लोड जीरो हो जाएगा। लोड जीरो होती क्या है? मशीन अनस्टेबल हो सकती। तो दो स्टेबिलिटी लिमिट दो प्रकार की होगी, एक तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, एक होगी ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। स्टेडी स्टेट का मतलब यदि लोड धीरे 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 बढ़ा रहा हूं तो मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता हूं। और ट्रांजिएंट सडनली इतना लोड अगर चेंज हो गया उसके ऊपर, कितना हम उसके ऊपर लोड चेंज कर सकते हैं, सडनली अचानक इतना लोड उस पर डाल सकते हैं या वहां से हटा सकते हैं। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, धीरे धीरे कितना लोड उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, चलो आगे डिस्कस करेंगे। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट किसी स्थान विशेष पर, स्थान विशेष मतलब किसी भी ऑल्टरनेटिव के ऊपर बिना स्टेबिलिटी लॉस किए हुए वह अधिकतम पावर फ्लो जबकि लोड को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो ये स्टेबिलिटी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाएगी। कि अनस्टेब बिना स्टेबिलिटी लॉस करते हुए वो मैक्सिमम पावर जो हम इसके ऊपर धीरे 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 बढ़ा सकते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है। एक बार मैं ट्रांजिएंट में बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्जेक्टली मीनिंग है इनका दोनों। ठीक है ना? अब इसको मैंने शॉर्ट में नाम दे दिया स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को निम्न तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। अगर हमको लिमिट बढ़ानी है ना स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट की, कैसे बढ़ाएं? ये तीन पॉइंट है लिमिट बढ़ाने, चार है, पांच है। सिंक्रोनस मशीन के एक्साइटेशन या उत्तेजन को बढ़ाकर। देखिए इसका जो क्वेश्चन ये आता है कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है, समझाइए कैसे बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड करता है नंबर कितने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है तो ये ऊपर से लेके अभी तक जो मैंने आपको कराया है यहाँ तक लिमिट बढ़ाने का तरीका, यहाँ तक आपको काम करना। पहला क्या है तरीका स्टडी स्टेट लिमिट को बढ़ाने का? इसमें ज्यादा डिटेल में मत जाइए, आप केवल पॉइंट्स को याद रख लीजिए, बिकॉज द एनालिसिस इज टू बल्कि टू कम्बरसम। सिंक्रोनस मशीन के एक्साइटेशन या उत्तेजन को बढ़ाकर, सिंक्रोनस मशीन के रिएक्टेंस को घटाकर, यानी दो लाइंस को पैरेलल में जोड़ो। क्यों? क्योंकि पावर देखिए क्या होती है, यह है पावर। पावर इक्वल टू पी इक्वल टू होता है ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। तो उत्तेजन को बढ़ा दिया, इसका मतलब मैंने ई को बढ़ा दिया, पी बढ़ जाएगा। सिंक्रोनस मशीन के रिएक्टेंस को घटाकर एक्स को यदि मैं घटाऊंगा तो पी बढ़ जाएगा। तो दो ऑल्टरनेटर को, दो लाइंस को यदि मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो एक्स का मान पैरेलल में कम हो जाएगा, तो पी का मान बढ़ जाएगा। ये तो पता है ना आप लोगों को कि दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू यदि मैं पैरेलल में लगा दूंगा तो वैल्यू कम हो जाती है। ये 3-3 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1.5 ओम। ऐसे ही दो एक्सेस 3-3 ओम के, 4-4 ओम के दो रिएक्टेंस को मैं पैरेलल में जोड़ दूंगा, तुल्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एक्सेस आधा हो जाएगा तो पी बढ़ जाएगा।
तीसरा है लाइन रिएक्टेंस को सीरीज कैपेसिटर लगाकर घटाएं। बट ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ सेंटेंस यहाँ पूरा होगा, ये चौथा पांचवा मैं बाद में लिखा पॉइंट, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके बता देता हूँ आपको। ये क्या है, लाइन कैपेसिटेंस को सीरीज, उसके बाद सेंटेंस ये आएगा, ये आएगा सीरीज कैपेसिटेंस लगाकर घटाने पर। ठीक है। चौथा है क्विक रेस्पॉन्स एक्साइटेशन सिस्टम से, क्विक रेस्पॉन्स एक्साइटेशन सिस्टम से इसका मतलब कि जो रेस्पॉन्स सिस्टम है ना, वो इतना फास्ट होना चाहिए कि जो भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उनको वो सेंस करके और उसके हिसाब से सिस्टम के अंदर परिवर्तन कर सके। और तीसरा ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ऑप्टिमम कंडीशन x इक्वल टू √3r प्राप्त करेगी। ये पांचवा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑप्टिमम कंडीशन यदि ये प्राप्त करते हैं ना हम, x इक्वल टू √3r, मीन्स पूरे सिस्टम जो भी कनेक्टेड है, यदि x का मान, रिएक्टेंस का मान इतना डिजाइन कर दें हम, इसकी वैल्यू लाइन के रेजिस्टेंस के √3 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उस केस के अंदर मैक्सिमम पावर पॉसिबल होगी। ठीक है। तो ये चार पांच पॉइंट है। अब देखिए, P इक्वल टू ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा है, तो पावर एंगल डायग्राम पर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को नीचे बताया गया। ये पावर एंगल डायग्राम है, ये डेरिवेशन या डायग्राम पहले मैंने आपको समझा रखा है। और ये डायग्राम की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है, वो है ये P इक्वल टू ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा, इसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया तो ये पावर एंगल डायग्राम आ गया। दिस इज पावर एंगल डायग्राम। ठीक, ये तो एक्स एक्सिस है जो जिसके ऊपर डेल्टा है, और ये वाई एक्सिस है जिसके ऊपर पावर है पी। ठीक है। ये पावर पी, दिस इज पावर। ठीक है। ये पावर एंगल कर्व हो जाएगा आपका, साइन वेव बनेगी हाफ। ठीक है। तो पावर एंगल डायग्राम को ऊपर स्टेबल, देखिए 90 डिग्री तक का अगर डेल्टा है ना तो स्टेबल रहेगी मशीन, और इससे अगर ज्यादा चली जाएगी, डेल्टा का मान ज्यादा हो जाएगा तो अनस्टेबल रहेगी। और पावर एंगल डायग्राम पे ये जो पॉइंट है ये स्टेबिलिटी लिमिट है, मतलब डेल्टा जब 90 डिग्री होगा उसमें मैक्सिमम पावर होगी। ठीक, तो दिस इज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, ये पावर एंगल डायग्राम के ऊपर बना रखा। ठीक है। अब देखिए पावर एंगल डायग्राम हो गया। अब हम डिस्कस करें ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं उसको। देखिए, सपोज कीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है मेरे पास, ऑल्टरनेटर है, जो कि 100 एमबीए की मशीन है। कितनी मशीन है? 100 एमबीए की मशीन। उसके ऊपर कितना, ऑब्वियसली कितना लोड डाल सकते हैं? 100 एमबीए। सपोज कीजिए ये मशीन 70 एमबीए पे चल रही है अभी, तो मैं धीरे 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 बढ़ा के उसमें लोड कितना डाल सकता हूँ? 30 एमबीए लोड और डाल सकता हूँ, तो मशीन स्टेबल ही चलती रही। समझ में आ रहा है? ये 100 एमबीए की मशीन है, 70 एमबीए पे चल रही है, तो और मैं अगर धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो वो मशीन के ऊपर, उस मशीन के ऊपर 30 एमबीए लोड डाल सकता हूँ। जैसे ये यहाँ चल रही है मशीन 70 के ऊपर, तो मैं धीरे 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 लोड बढ़ा के 30 एमबीए और बढ़ा दूं तो लोड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेट स्टेडी लिमिट है। कितने तक चल जाएगी मशीन? 100 तक चल जाएगी। लेकिन अगर मशीन 70 एमबीए पे चल रही है
और मैं अचानक उसके ऊपर 30 MVA लोड डाल दूं, 99% केस के अंदर मशीन अनस्टेबल, जबकि उसकी कैपेसिटी 100 की है, लोड मैंने ज्यादा नहीं डाला, लेकिन मैंने लोड अचानक डाल दिया। तो ये जो अचानक लोड जो डाला जा रहा है या हटाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। अगर तो देखिए धीरे धीरे लोड डालूंगा तो मशीन 70 के से 100 पे पहुंच जाए, लेकिन 70 पे मशीन है, अचानक 30 MVA लोड डालूंगा तो हो सकता है मशीन आपकी अनस्टेबल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन के ऊपर धीरे धीरे मैं लोड डाल रहा हूं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है वो तो 30 डाल सकता हूं, लेकिन सडनली उसके ऊपर 30 नहीं डाल सकता। इट मींस ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा स्टेडी स्टेट से कम होती है। ट्रांजिएंट हमेशा कम होएगा। अचानक 70 के ऊपर अचानक 30 लोड डाल दूंगा तो हो सकता है मशीन अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, और इस ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की स्टडी करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं ना सिस्टम के अंदर, वो अचानक आते हैं, वो कह के नहीं आएंगे सामने आ रहा हूं। ठीक है ना, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टडी करना ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ओके, तो ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी सामान्यतः प्रैक्टिकली सिंक्रोनस मशीन पर लोड धीरे धीरे न बढ़ाया जाकर अचानक बढ़ाया जाता है, मीन्स हम नहीं बढ़ाते, अपना बढ़ता है, तथा ऑल्टरनेटर इस बढ़े हुए लोड के अनुसार मैकेनिकल इनपुट पावर नहीं बढ़ पाता। तो इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ा दिया तो मैकेनिकल पावर बढ़नी चाहिए, लेकिन वो मैकेनिकल पावर अचानक नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल जो सिस्टम है ना इलेक्ट्रिकल की तुलना में स्लो होता है। ठीक है ना, अतः किसी स्थान विशेष पर बिना स्टेबिलिटी लॉस किए हुए वह अधिकतम पावर जबकि लोड को अचानक बढ़ाया जाए ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में क्या था, ग्रेजुअली हम लोड बढ़ाते हैं, हमको पता होता है हमको लोड बढ़ाना है या हमको लोड घटाना है। ट्रांजिएंट में हमें नहीं पता, क्योंकि ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस अचानक आएंगे हमारे ऊपर, हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट ज्यादा महत्वपूर्ण। एक तो जैसे मैंने आपको बताया 70 से 30 अचानक करेंगे ना अनस्टेबल हो सकती है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे 30 बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट हमेशा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट से कम होती है। तो टीएसएल ज्यादा महत्वपूर्ण है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट से कम होती है। ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस व्यवहारिक रूप में अधिक कॉमन होते हैं। ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं सिस्टम के अंदर। क्या क्या हो सकते हैं ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस, देखिए ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस मुख्यतः निम्न है। क्या क्या होगा, सडन लोड चेंज। सडन लोड चेंज का मतलब क्या होगा, अचानक लोड बढ़ गया मशीन, या अचानक लोड कम हो गया मशीन। स्विचिंग ऑपरेशन। स्विचिंग ऑपरेशन का मतलब यह है कि सपोज कीजिए कोई बड़ा सिस्टम है, वो बड़ा सिस्टम अचानक मैं सिस्टम में ऑन करूं, ऑन करते क्या होगा, सडनली एक बड़ा लोड ऑल्टरनेटर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्यों क्यों हो सकता है, क्यों ऑन करना पड़ेगा, ये तीसरा पॉइंट है, फॉल्ट्स विद सब्सिक्वेंट सर्किट आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम। इस लाइन का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर यदि फॉल्ट आया है, ठीक है, और फॉल्ट आते ही वो सर्किट आइसोलेट हो रहा है, आपके एक बहुत बड़ा सर्किट आइसोलेट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो एक इतना बड़ा लोड सिस्टम के ऊपर अचानक कम हो जाएगा फॉल्ट के कारण। तो ये तीन डिस्टर्बेंसेस मुख्यतः कॉमन है जो के कारण ट्रांजिएंट लिमिट को स्टडी करना आवश्यक है। तो सडन चेंज इन लोड, स्विचिंग ऑपरेशन, और थर्ड है फॉल्ट्स विद सब्सिक्वेंट सर्किट आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम। सडन अचानक लोड में परिवर्तन हो गया, स्विचिंग ऑपरेशन हो गया, या फॉल्ट हो गया तो हमने बहुत बड़े नेटवर्क को अलग कर दिया। तो सेकंड पॉइंट कहां से आएगा, जब अलग कर दिया, फॉल्ट रिमूव हो गया, तो वो सारा सारा जो सेक्शन अलग हुआ है उसको वापस हम सिस्टम में जोड़ेंगे तो अचानक सिस्टम को वो लोड बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग ऑपरेशन।
ठीक है, अभी बढ़ाएं कैसे, टीएसएल कैसे बढ़ाएं, इससे 7-8 पॉइंट टीएसएल बढ़ाने के, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। टीएसएल को बढ़ाने के मेथड्स क्या क्या है, फॉल्ट्स की गंभीरता को कम करके, मतलब जो फॉल्ट होते हैं ना उनकी गंभीरता को कम करना। फॉल्ट को आप 0% नहीं कर सकते, आ सकते हैं फॉल्ट, आएंगे, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सर्किट ब्रेकर है और जो रिलेज है वो बिल्कुल फास्ट सेंस और फास्ट ऑपरेटिंग होनी चाहिए, क्विक एक्शन होना चाहिए। तो फॉल्ट की गंभीरता को कम करके इसके लिए एफिशिएंट व क्विक एक्टिंग सर्किट ब्रेकर व रिलेज का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे फास्ट करें सीवीटी को, उसको कैसे रिमूव करें, जो हमारे सर्किट ब्रेकर लगा रखे हैं, प्रोडक्शन आप पढ़ रहे हो 3 बढ़ा रही है, 309 में है, 308 में है, तो उसमें सर्किट ब्रेकर और जो रिलेज है वो एफिशिएंट होनी चाहिए और क्विक एक्शन होना चाहिए। रिलेज फटाफट सेंस करे फॉल्ट को, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे और सर्किट ब्रेकर उसको तुरंत उसको आइसोलेट करे। सेकंड है उच्च जड़त्व की मशीन के प्रयोग से, मशीन का जो इनर्शिया जो है ना वो काफी ज्यादा होना चाहिए, जिससे छोटे मोटे या वो डिस्टेंस आ रहे हैं उसको अपने आप में ग्रहण कर सके, एडजस्ट कर सके। थर्ड इज उच्च स्पीड के गवर्नर के प्रयोग से, हाई स्पीड गवर्नर। हाई स्पीड गवर्नर, गवर्नर क्या काम करता है, गवर्नर जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर सिंक्रोनस मशीन में जो स्टीम इनपुट आ रही है या वाटर टर्बाइन लगा हुआ है, स्टीम इनपुट जो आ रही है उसको फ्लो को कंट्रोल करता है, वो कहलाता है स्टीम गवर्नर। ठीक है, तो जैसे लोड आया मशीन के ऊपर सडनली, तो गवर्नर इतना क्विक एक्शन होना चाहिए कि तुरंत वाल्व खोल दे, स्टीम इनपुट ज्यादा आ जाए। यदि लोड मशीन के ऊपर अचानक कम हो गया तो गवर्नर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके स्टीम इनपुट को कम कर दे, ताकि वो देयर इज अ परफेक्ट पावर बैलेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इनपुट पावर। तो उच्च स्पीड के गवर्नर के प्रयोग से। फोर्थ है क्विक एक्टिंग वोल्टेज रेगुलेटर के प्रयोग से, जो वोल्टेज रेगुलेटर हमने लगा रखे हैं सिस्टम के अंदर, ताकि वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं होए लोड कम होने से और बहुत कम नहीं होए लोड बढ़ने से, उसके लिए वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखे हैं जो कि लोड को कंटिन्यू सेंस करके वोल्टेज को कम ज्यादा कर सके। नेक्स्ट है उच्च न्यूट्रल भू प्रतिबाधा, हाई ग्राउंड न्यूट्रल इम्पीडेंस यूज करें, ये एनालिसिस किया है ये तो। और नेक्स्ट है गुड वोल्टेज रेगुलेशन अंडर ट्रांजिएंट सिस्टम, ट्रांजिएंट कंडीशंस जो आ रही है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेटर होना चाहिए, जिससे आपकी ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर, ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर मशीन की स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट्स की सहायता से हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी हंटिंग फिनोमिनन में कल करवाऊंगा। तो देखिए स्टेबिलिटी एनालिसिस और सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है, फिर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, पावर एंगल डायग्राम के ऊपर कैसे हम एक्सप्लेन करें, उसके बाद ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होती है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस कौन कौन से होते हैं, और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आज हमने हेलो। डिस्कस किया है। हाँ बोलिए, बोलो बोलो विकास। समझ में आया क्या भाई कुछ, ये नोट्स में भी डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। हाँ आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, थ्योरेटिकल है लेकिन ये क्या हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ढंग से पढ़ लीजिए आप। और मैं कल ओके सर, ओके कोर्स खत्म हो जाएगा अपना ये, ओके सर, उसके बाद मैं 307 पढ़ाना चालू करूँ, ओके सर, ओके। है ना। ठीक है ना, तो बंद करें क्लास आज की, हाँ आ रहा है सर, आ रहा है, ठीक। नहीं बंद करें क्लास अब आज की तो ना। यस सर।